Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope students you are all doing good. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी अपनी मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें मैंने आपको पिछले में बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया आपके पूरे सिलेबस में से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर आपको आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन आए, ठीक है, वेरियस वर्ड लिमिट में से, तो वो क्वेश्चन करंट के टॉपिक से जुड़ सकता है, उसमें करंट के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी की हम स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपके मेंस एग्जाम तक जितने ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख पाए, जितने ज्यादा टॉपिक देख पाए, उतनी हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। जैसे फॉरेन पॉलिसी, डायस्पोरा, इंस्टीट्यूशंस, वल्नरेबिलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्पेस, एनर्जी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, ये मुझे वो सब टॉपिक्स लगे जिन टॉपिक्स पे कोई करंट का इवेंट जोड़ के, कोई करंट की न्यूज जोड़कर आपको एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। आज मैं आपको दो क्वेश्चंस दिखाऊंगा। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी, ठीक है। आज का स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन में बनता है, दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द कॉजेस बिहाइंड द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, फोकस करना है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इस टाइम पे थोड़ा परसेंटेज ज्यादा चल रही है। मैं आपको डाटा वगैरह सब दिखाऊंगा। तो एग्जामिन द कॉजेस बिहाइंड द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट, तो पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। सजेस्ट, तो जैसे आपको देखो, आंसर राइटिंग है क्या, आंसर राइटिंग है कि कोई प्रॉब्लम है, उस पर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग में आपसे पूछेंगे 2 into 2 क्या है, एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन। शायद जैसे इंडिया की करप्शन प्रॉब्लम का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन थोड़ा है, पर आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है वो बताओ, ठीक है। यही यहाँ पर कहीं ना कहीं सारे आंसर राइटिंग्स का यही एक समरी है कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप अपनी समझ से क्या सजेस्ट करोगे। सजेस्ट मेयर्स, सॉल्यूशंस बताओ टू इंश्योर एडुकेट जॉब क्रिएशन। ऐसा कुछ सोल्यूशन बताओ जिससे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है उसको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सके। अब जैसे आपको 60, 120, 400 वर्ड्स में 3 वर्ड कैटेगरीज होती है, तो इस पे 400 और 120 दोनों ही वर्ड लिमिट पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वो डाटा, जिस डाटा के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, दिसंबर, ये मंथ है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ठीक है, से पीछे को चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2022 में था 8.3, ठीक है। उससे पहले था 8, उससे पहले 7.92, 6.43। अगर आप देखो पिछले कुछ मंथ्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज आ रहा है। बिल्कुल उससे पहले भी 8.3 के आसपास था, पर उससे पहले जुलाई में ये था 6.8 के आसपास। तो बस एक एक्सेप्शन के अलावा बाकी यहाँ पर इंक्रीज देखा जा रहा है अर्बन में, ठीक है। ये ओवरऑल इंडिया का अर्बन में 10, 8.9, 7.3, 7.7, रूरल में 7.6, 8, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देखो, अनएम्प्लॉयमेंट में पिछले कुछ महीनों से बढ़ोतरी आ रही, बस ये जो बढ़ोतरी है क्यों आ रही, इसी को हम यहाँ पर, इसी के ऊपर हमारी सारी डिस्कशन रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब जो भी मैं आपको फाइनल, जैसे कोई भी आंसर राइटिंग का टॉपिक है, उस पर जो फाइनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उससे पहले हम ये डिस्कस जरूर करेंगे रीजन फॉर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों बना, एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इस टॉपिक पे आगे क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों बना, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू, मतलब बढ़कर 8.3 हो गया दिसंबर 2022 में। पिछले कई महीनों में ये सबसे ज्यादा, अपने आप कह लो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। ये सारा डाटा हमको मिला है सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सीएमआई के बारे में हम एंड में थोड़ी सी और बात करेंगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बोला फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो आपने क्या करना है, आपने बात करनी है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के जो रिसेंट इंक्रीज है उसके बारे में, और इसका सोल्यूशन। सबसे देखो, आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोल्यूशन तो दो, आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जैसे अब हम एक टॉपिक कर रहे हैं, इसमें ना मैं आपको ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं लिखाऊंगा कि देखो ऐसा होगा ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा कि आप उसको रटना चाहते हो, आप कितने टॉपिक्स को रटोगे, कितने आंसर्स को रटोगे, तो वो कभी नहीं किया जा सकता। आंसर राइटिंग में समझना क्या होता है कि अच्छा क्या क्या लिखा जा सकता है, किस तरह से अपनी नॉलेज को यूज किया जा सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में, क्या क्या फैक्ट्स मेंशन किए जा सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर राइटिंग, एग्जैक्ट आंसर कुछ भी नहीं होता है आंसर राइटिंग में। कोई ये नहीं होता कि ये बेस्ट, मतलब ये आंसर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपना आंसर अपने हिसाब से लिखते हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से लिखते हैं।
तो मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा कि देखो ये आपका आंसर सोचे, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ, ये स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करना, इन पॉइंट्स को कवर कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर तो यही है असल में जो चीज आपने लिख कर आनी है मेन अपने एग्जाम में। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये जो हम अनएम्प्लॉयमेंट पे टॉपिक कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। बिगिन बाय साइटिंग स्टैटिस्टिक्स टू गिवन अ करंट सिनेरियो ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो आपने शुरू कैसे करना है इंट्रोडक्शन में, जो वही रिसेंट जो डाटा बढ़ा हुआ है उसके बारे में आपने मेंशन करना है, आपने बता देना डाटा कहाँ के सोर्स से कौन सा डाटा आया। दिसंबर महीने में इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3 के आसपास। बॉडी, राइट अबाउट द कॉजेस। तो सबसे पहले तो अब जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। कैसे दुनिया में जो एक ग्लोबल रिसेशन है उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या है, ठीक है। इंडिया में जॉब लॉसेस, देखो जैसे जो टाइम आता है ना, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब दिवाली का हाई चलता है उस टाइम पे ज्यादा जॉब्स वगैरह दी जाती है, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल एकदम इनिशियल लेवल से जो लेबर जॉब से लेके ऊपर तक, पर जैसे जैसे वो टाइम जाना शुरू होता है, वो जो एक फेस्टिवल हाई होता है, जैसे वो जाता है धीरे धीरे, उसके बाद थोड़ी बहुत जॉब्स वापस भी मतलब निकलनी भी शुरू हो जाती है। फिर अब हम काफी हद तक ग्लोबलाइज है दुनिया में, यूएस, यूके वगैरह में जब इकोनॉमिक कंडीशन की अच्छी नहीं है, वो इंडिया से जो बिजनेस वगैरह लेते हैं उसमें कमी आएगी, उसकी वजह से भी जॉब लॉसेज होंगे। जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जो अच्छी ग्रोथ में थे पर पिछले कुछ, जैसे आपने देखा ही है इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया, निकाल दिया, तो उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स पे आप जरूर बात कर सकते हो। राइट अबाउट द कॉजेज बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। इसमें अब बड़े पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जैसे अब मैंने लिखा है हिस्टोरिकल, तो जरूरी नहीं कि आपने हिस्टोरिकल लिखना है, अगर आप उसके पास नॉलेज है तो उसी पे तब लिखना। हिस्टोरिकल, अनइक्वल ग्रोथ, समझते ही आप अनइक्वल ग्रोथ की किस तरह से कुछ कुछ सोसाइटी के सेक्शंस बहुत ज्यादा ग्रोथ देखे, कुछ कुछ नहीं देख पाए। लैक ऑफ जॉब स्पेशलाइजेशन की, ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में जॉब्स है ही नहीं, जॉब्स है, कई बार उस जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता जितनी स्पेशल, जैसे मतलब इसमें आप ये भी जरूर बात कर सकते हो कि जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या इतना पढ़ने के बाद भी उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल है जिससे वो एक अच्छी जॉब ले पाए, शायद नहीं। इसके बारे में आप जरूर बात कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से बहुत सारी जॉब चली जाती है, जब एक रोबोट आ गया काम करने के लिए, ठीक है, जॉब नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो मेजर्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर जॉब क्रिएशन एंड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या किया जा सकता है, जैसे आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसकी वजह से इंडिया में फैक्ट्रीज बन रही है वो बता सकते हो आप। रिसेंट एग्जांपल जैसे इंडिया में पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है गुजरात में, वेदांता और फॉक्सकॉन उसको मिलकर लगा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगी। हमने जो रिसेंटली मतलब पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। पर आप इसमें स्पेसिफिकली बात करना कि जैसे किसी भी इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, तो जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड और टर्शियरी सर्विसेज सेक्टर। हमारा एग्रीकल्चर तो अच्छा रहा, बिल्कुल सब बढ़िया रहा, पर सर्विसेज सेक्टर पे हम शिफ्ट कर गए, मैन्युफैक्चरिंग वीक रह गया। अब जाके हमको ध्यान देना पड़ रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग पे, अपने सेकेंडरी सेक्टर पे, उस पे अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या क्या सेकेंडरी सेक्टर पे और फोकसेस दिए जा सकते हैं, आप उस पर जरूर बात करना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा लेबर इंसेंटिव होता है, जैसे टर्शियरी सेक्टर में ना इतने लोग, मतलब सर्विसेज सेक्टर में इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, सर्विसेज में ग्रोथ तो है पर लोग इतने ज्यादा नहीं है, मतलब जरूरत नहीं पड़ती लोगों की। सेकेंडरी में अभी भी बहुत मतलब काम अभी लिमिटेड, अभी बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ जो बहुत ज्यादा लोग काम कर सकते थे उनको प्राइमरी में रहना पड़ता है, ठीक है, उनको एग्रीकल्चर में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। 5 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं, जबरदस्त, ठीक है। ये आप जरूर बात कर सकते हो। और कंक्लूजन देखो, हमेशा अपने कंक्लूजन में पॉजिटिविटी जरूर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूड बाय राइटिंग अ वे फॉर्मर, ठीक है। तो जैसे आपने बॉडी में काफी सारे सोल्यूशंस के बारे में बात की है, उसी को एक अच्छा कंक्लूजन अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है, कि इन सब स्कीम से जैसे जैसे हम सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड इंप्रूव करेंगे, बहुत सारी जॉब क्रिएशन हम कर पाएंगे। अगर एक फैमिली है और उस फैमिली में बहुत पॉवर्टी, बहुत गरीबी है, आप उसको कब तक खाना पीना पैसा प्रोवाइड करोगे? एक चीज कर दो और वो फैमिली पॉवर्टी से धीरे धीरे बाहर आ जाएगी, वहां पर कई अच्छी जॉब दे दो, तो जॉब क्रिएशन से बहुत फायदे होंगे इंडिया को। उसी के बारे में सारा आंसर था जिसको आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना था, ठीक है।
अब इस पे और कुछ चीज रहेगी तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिख दिया, इंट्रोडक्शन में आपने डाटा दे दिया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। डाटा जो इंपॉर्टेंट, जहां जहां आपको डाटा अच्छा मिल गया ना जरूर यूज करना, ठीक है। बॉडी में आपने बता दिया कि क्या क्या रीजंस क्या क्या है, ठीक है। रीजन में आपको हाई पॉपुलेशन और जो स्किल्स नहीं इतना अच्छा से आ पाता, एजुकेशन में जो मतलब शॉर्ट, मतलब कुछ लोग एजुकेशन कभी मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो आप बात कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया में जैसे जो ग्रोथ हो रही है वो कुछ कुछ सिटीज में नहीं भी हो रही है, तो वहां से बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। जो यहाँ सोल्यूशन हो सकते हैं जो हमने बात करी, स्कीम्स, PLI वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग को जितना पुश दिया जा सकता है सरकार कोशिश करिए, और आगे बहुत ज्यादा देने की जरूरत भी है, ठीक है। सारी स्टेट, सारी डिस्ट्रिक्ट्स अपने लेवल पे इस तरह के इनिशिएटिव चला सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले। इंडिया अगर वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा ना तो बहुत सारी जॉब्स इंडिया में बनेगी, ठीक है। और कंक्लूजन मैंने आपको बताया एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे आंसर को आपने एक एंड देना है। आई होप जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाए। जो मैंने आपको CMI बताया था, ठीक है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये असल में एक प्राइवेट फर्म है, इसकी एक सरकारी फर्म नहीं, पर इनका जो डाटा है बहुत रिलायबल माना जाता है और इन्हीं का डाटा ज्यादातर यूज भी किया जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सेकंड, तो मैंने आपको बोला था 2 टॉपिक्स हम करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट जो सामान बेचते हैं, हेल्प्स अ नेशन ग्रो, एक्सपोर्ट से कंट्री को ग्रोथ करने में फायदा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की इकोनॉमिक्स में, तो एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक फर्म थी इंडिया की, कंपनी थी, वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए सामान बनाती थी। नेक्स्ट बड़ी चीज क्या है कि वो इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में अपना सामान बेचे, तो एक्सपोर्ट तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिन द रीजंस फॉर इंडियाज डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो हमारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स इतना अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, उस पर आपको डिस्कशन करना है। क्यों हमारे इंपोर्ट्स मतलब जो हम दुनिया से सामान मंगवाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी जा रहे हैं, पर एक्सपोर्ट्स या तो मैं कहूंगा बढ़ नहीं रहे, या फिर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए। इस पे आपको यहाँ पर एक डिस्कशन करने को दी है। ये भी एक ऐसा है, मतलब वैसे तो इसको 60 वर्ड्स में भी किया जा सकता है, पर 120 इसको ज्यादा बेटर तरीके से डिफाइन करने की वर्ड लिमिट होगी, ठीक है। इसमें अगर आप एक चीज देखो, ये जो प्रॉब्लम आपको बताई जा रही है ना कि फर्क है, डिफरेंस है कि हम मंगवाते बहुत ज्यादा है, दुनिया को बेचते कम है, ये इसका एविडेंस क्या है? ये वो लिस्ट है जिसमें टॉप 20 कंट्रीज आएंगे। टॉप 20 कंट्रीज कौन सी? जिससे इंडिया ट्रेड करता है, मतलब हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड इन टॉप 20 कंट्रीज के साथ। ये हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हम उनको कितना बेच रहे हैं। ये हमारे इंपोर्ट्स हैं, हम उनसे कितना खरीद रहे हैं। ये इनका टोटल सम, मतलब जैसे जब आप किसी को कुछ बेचते हो ना, वो आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि जब आप बेचोगे आपको पैसा कमाने को मिलेगा। जब किसी से कुछ खरीदते हो वो आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि जब खरीदा पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। जहां जहां हम रेड में वहां हम ज्यादा खरीद लेते हैं, बेचते कम है, नुकसान हो रहा है। जहां जहां हम ग्रीन में वहां हमको थोड़ा फायदा होता है। ग्रीन मतलब ट्रेड सरप्लस, फायदा है, हम बेचते ज्यादा खरीदते कम है। रेड मतलब ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम खरीद ज्यादा लेते बेचते कम। देखो सिर्फ USA के साथ ग्रीन और UK के साथ ग्रीन, बाकी हर जगह रेड रेड, और रेड मतलब लॉस, हमको ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। ये रीजन था जिसकी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से अगर देखना तो बिल्कुल बड़े से देख सकते हो, ठीक है। हमारी टॉप 20 कंट्रीज, 20 भी क्या 22 लिखी हुई है। US, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, रशिया, जर्मनी, हांगकांग, वैसे हांगकांग चलो चाइना के साथ, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, बेल्जियम, कतर, जापान, इराक, कुवैत, UK, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुला, साउथ अफ्रीका। टॉप 20 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। इनसे हम लोग मंगवा बहुत ज्यादा रहे हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, ठीक है। रीजन फॉर द क्वेश्चन वो तो आप ऑलमोस्ट समझिए, गिवन फ्यूचर पर्सपेक्टिव इंडिया गुड एक्सपोर्ट रिबाउंडेड फ्रॉम नियरली 17% डिप, तो जितना हम भेजते उसमें भी कमी है, ऑलमोस्ट 17% गेन अक्टूबर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट पिछले महीनों में देखी गई, पर ओवरऑल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो हम बेच रहे हैं उसमें कमी यहाँ पर आई गई है, ठीक है। इंपोर्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, मंगवा रहे हैं वो बहुत ही बढ़ता रहा, एक्सपोर्ट्स में कमी है। इंपोर्ट ग्रोथ 5.4%, ठीक है, ठीक है, मतलब इंपोर्ट तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपने लिखना है अबाउट द रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग इंडियाज एक्सपोर्ट, क्यों हम दुनिया को इतना सारा सामान अपना नहीं बेच पा रहे, हमको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जब आपको एग्जामिन वर्ड बोल दिया गया ना, जैसे कई बार बोला जाता है सजेस्ट,
या फिर कई बार होता है एग्जामिन, तो एग्जामिन मतलब आपने हर चीज पे ध्यान देना। व्हेन आस्क्ड टू एग्जामिन वी मस्ट लुक इनटू द टॉपिक्स इन डिटेल्स, इंस्पेक्ट इट एंड इन्वेस्टिगेट इट, ठीक है, कि क्या इसके पीछे रीजन है, एक एक चीज पे आपने बहुत ध्यान देना है। इसलिए क्योंकि एग्जाम में लिख दिया गया तो इसकी इस क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट है वो ज्यादा आएगी आपको, ठीक है। ठीक है, आई होप आप इसको समझे। अब फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बिगिन द आंसर बाय गिविंग कॉन्टेक्स्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारी क्या चल रही है उसके बारे में समझाना है। इसका जो डाटा है बहुत अच्छा मैंने आपको यहां पर दे दिया, और पिछले कुछ मंथ्स में कैसे एक्सपोर्ट में कमी आ रही है वो हमको यहां से पता लग गया, ठीक है। फिर बॉडी, फर्स्ट राइट अबाउट द रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडियन एक्सपोर्ट। देखो, एक तो ये रीजन है हमारे एक्सपोर्ट्स में पिछले कुछ महीनों में कमी आ रही है, दुनिया में एक रिसेशन का माहौल है। रिसेशन के माहौल में जैसे बाकी कंट्रीज तो ज्यादातर इंडिया से खरीदती है, अभी वो सामान नहीं मंगवा रही है, अभी वो थोड़ा अपनी इकोनॉमी को मतलब इतना खर्चा नहीं करना था, सिंपली एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि अभी भी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि अभी भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं पर सर्विसेज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग वो चीज हो सकती है जिसमें हमको अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और तब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक और चीज जिसकी वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम अपनी डिमांड को ही सप्लाई करते रहते हैं। अब आप चीज बनाई सिर्फ अपने ले रहे हो तो बाहर कहाँ बेचोगे। जैसे हमारा डेयरी सेक्टर, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं पर एक्सपोर्ट नहीं इतना करते क्योंकि इंडिया में दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं है कि हर बार अगर आप दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं करें आप नुकसान में, ऐसा भी नहीं है। पर हम अगर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों मैन्युफैक्चरिंग मतलब तीनों इकोनॉमी के सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। राइट अबाउट द स्टेप्स दैट आर नीडेड टू ओवरकम दी, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो, अब ऐसा नहीं कि मैंने अगर ये बोल दिया तो आप वही लिखो उसके अलावा कुछ ना लिखो। आप इसमें क्या सोच सकते हैं, यही तो एग्जामिनर देखना चाहता है, आपकी सोच कहां तक जा रही है, आप इसमें कैसे क्या सोच सकते हो, वो एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिवनेस है, अब दुनिया में हर कंट्री चाहती है उसके एक्सपोर्ट स्ट्रांग हो, उससे हमने कैसे लड़ना है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारी चीज, मतलब इतनी डिस्कशन आप कर सकते हो ना, कोई इसका एंड नहीं है, ठीक है। फोकस ऑन स्मॉल एंड लेबर इंटेंसिव फर्म्स, रिमूविंग सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। जैसे इंडिया में आज भी जब चीजों को एक्सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने चाहे काफी सारी लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं, पर वो एक ऐसी चीज है जिसपे सोल्यूशन आ जाना चाहिए, चीज जल्दी से जल्दी कंट्री में मैन्युफैक्चर होकर बाहर जा सके, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूड बाय राइटिंग अ वे फॉरवर्ड, तो कंक्लूजन तो देखो हमेशा ये रहेगा पॉजिटिवली, चीज के ऊपर एक सोल्यूशन आपने दे दिया, बॉडी में लिख दिया, अब उसमें फाइनल कैसे वो चीज हमको हेल्प कर सकती है, क्या क्या उसके हमको फायदे होंगे, इस तरह से आपने अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे एक्सपोर्ट्स कभी नहीं बढ़ रहे हैं। किसी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें हमने कभी एक्सपोर्ट्स देखे नहीं, जैसे मोबाइल फोन्स, जैसे डिफेंस, पर अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीज हो सकती है, बस कंट्री को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को, प्राइवेट फर्म्स को, और ये चीजें बहुत आराम से की जा सकती, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें करी कि कैसे हम लोग अभी तक हमारे एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है कि मतलब टॉप 20 कंट्रीज के साथ ही हमने देख लिया। हमने बॉडी में बताया कि हम लोग शुरू करेंगे कि एक्सपोर्ट्स में पिछले कुछ टाइम से जो कमी आ रही है उसके रीजन क्या हो सकते हैं। फिर हमने बताया कि कैसे हमको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कैसे दुनिया में जो रिसेशन है वो भी हमको एक एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम दे रहा है, और कैसे हम खुद जो इतनी बड़ी कंजम्पशन करते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा गुड्स एक्सपोर्ट के लिए बच नहीं जाता, ठीक है। और फाइनली हमने डिस्कस करी कि हमको एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इस पर्टिकुलर आंसर को यहाँ पर एंड करना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर आंसर राइटिंग क्लास में मैं एक टॉपिक कराऊं, 2 कराऊं, 3 क्वेश्चन, 4, जितने क्वेश्चन कराऊं, लास्ट में आपको ये जरूर दिखाऊंगा कुछ सैंपल आंसर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनकी ये लिखो, इसको कॉपी करना, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो कुछ चीजें यहाँ कितने अच्छे से लिखेंगे, मे बी ये आपके भी काम है। जैसे आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कहां से बॉडी शुरू हो रही है, ठीक है, कहां कंक्लूजन है, उसको नीटली लिखना, नंबर्स यूज करना, अंडरलाइन उसको बहुत अच्छे से करना, ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। एग्जामिनर को आपने अच्छा आंसर लिखा है वो तो एग्जामिनर को तब पता लगेगा ना अगर वो पढ़ना शुरू करेगा। अगर आंसर इस तरह से लिखा गया कि उसका पढ़ने का मन ना हो तो फिर फायदा है कितने अच्छे आंसर को लिखने का, ठीक है। फिर आप लोग किस तरह से चीजों को, जैसे अब आपने
एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स निकालने, किस तरह से आप एग्जामिनर को बहुत क्लियरली समझा सकते हो कि मैंने क्या चीज कहाँ से कहाँ आपको बताई है। अगर आपको एग्जैक्टली कुछ समझना है तो आपको कैसे वहां तक जाना है, ठीक है। आप जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे, डायग्राम्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, उतना ही आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर फायदा हो पाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आज जो हमने 2 टॉपिक्स किए वो आपको ठीक से समझ लगे। आई होप हमें जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग मेंस के जो आंसर राइटिंग है प्रैक्टिस उन्हीं की कर रहे हैं, बस टॉपिक ऐसे चूज करें जो करंट से जुड़े हो, ठीक है। आई होप आप इन टॉपिक्स को भी समझ पा रहे हो। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास। थैंक यू।